नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस द लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आइए अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा था इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड है अपने इस चैप्टर से और अपने पूरे अकाउंटिंग से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सब अकाउंट्स की एबीसीडी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जरूर से जरूर अपने पिछले लेक्चर्स आप देखिए, एक बार तो देखिए, तो आपको एक आइडिया आएगा, आपके समझ में आएगा कि ये टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं अकाउंटिंग में, वो आपको कैसे बेनिफिशियल है आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मीन्स अपने फ्यूचर में जो चैप्टर सीखने हैं उसके लिए। एक आइए अभी अपन आज सीखने वाले हैं कि कौन कौन से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 11th के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 में जो दिए हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट अकाउंट स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको एक इजी और शॉर्ट में आपको एक आइडिया दे दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। आइए, ज़्यादा डीप में आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैं हुई इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होती क्या है। जैसे आपने कॉलेज ने आपके लिए एक कायदे नियम बनाए होंगे कि आपको इसी टाइम पे आना है, ऐसे ही आपको बिहेव करना है, इस टाइम पे ये लेक्चर होगा, टाइम टेबल रहता है, मीन्स सब रूल्स है। किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना है, बिहेव नहीं करना है, या फिर आपको कैंपस में वगैरह आपके कॉलेज के जो भी है, मीन्स कायदे कानून, वो पॉलिसीज जो बनाई गई है, वो जो आपका कॉलेज बनाता है, या फिर जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो जो पॉलिसीज बनाता है, तो उसमें जो एफिलेटेड कॉलेजेस है वो जो उनके रूल्स पॉलिसीज फॉलो करते हैं। वैसे ही आईसीएआई, इंडियन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीन्स आईसीएआई मतलब एक बोर्ड है, एक टॉप पे मतलब एक बोर्ड है जो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाता है इंडिया के अंदर, कायदे। ये किसी सपोज पकड़ के चलो कि ये कैसे बोर्ड है उनका, अकाउंटेंट्स का बोर्ड, तो इनके अंडर में ही सब अकाउंट्स के वगैरह लेन देन काम सब होते हैं। मीन्स के ये लोग है, आईसीआई जो है वो बोर्ड है, वे जो पॉलिसीज बनाता है वो सब अकाउंट्स में फॉलो करना जरूरी है इंडिया के अंदर। ठीक है। अभी इन्होंने 21 अप्रैल 1977 में कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए हैं और वो सबको फॉलो करना जरूरी है, अभी या फ्यूचर में फॉलो करना तो इम्पोर्टेंट है। इसी के बेसिस पे इन रूल्स का फॉलो करते हुए ही सब अकाउंटिंग की जाती है। अभी उन्होंने क्यों ये बनाए हैं, पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्या है, उन्होंने इसलिए बनाए हैं ये पॉलिसीज कि ग्लोबली अभी ग्लोबलाइजेशन बहुत हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया के बिजनेसेस है, कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी बाहर के मीन्स जो भी कंट्री है, यूएसए वगैरह, ऐसी बहुत सारी जो कंट्रीज है उनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो सबको फैमिलियर इजी लगे कि सबको सेम रूल हो, इसलिए इंडिया ने, आईसीएआई ने ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इजी हो जाए, और उनको समझ में आए कि बाहर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं अदर कंट्रीज में वो मैच करे, उनके सबके ना एक रूल सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, या फिर और कोई स्टेट का बोर्ड है, या फिर सीबीएसई बोर्ड है, अगर उनका सब कुछ सिलेबस सेम रहेगा, उनका सब जो टॉपिक्स है वो सेम सिमिलर रहेगी, तो आप किधर भी जाओ आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे ही होता है, मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे है नहीं लेकिन मैंने एग्जांपल दिया। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको बाहर के कंट्रीज में, तो उनका भी उनके जैसे ही अपने जब रूल्स रहेंगे, अकाउंटिंग इधर की वैसी ही होगी, तो वो लोग भी इधर इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो वो लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसे रिकॉर्ड किया है, क्या है, ये सब बैलेंस शीट इनकी कैसी है। तो इसलिए सब सिमिलर हो, इसीलिए इन्होंने ये रूल्स बनाए हैं कि इसी नियम्स का, इसी रूल्स का, इसी पॉलिसीज का यूज करके आपको जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है।
आइए देखते हैं अपन ये इधर। और ये जो है ना IFRS, आपके बुक में आपने देखा रहेगा शायद, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यही मैं आपको समझा रहा था कि जो इंटरनेशनल ग्लोबली जो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो रिपोर्टिंग करने का जो वे है, स्टैंडर्ड्स है, नियम है, उसी नियम को थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि वो नियम मैच कर जाए और इंडिया के हिसाब से, इंडिया में जो बिजनेस होते हैं उनके हिसाब से उधर अकाउंटिंग इंडिया में की जाए। इसके वजह से वो ICAI ने सब रूल्स वगैरह ये सब बनाए हैं। अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको तो देखने हैं आगे। सो आइए देखते हैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI। फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखिए, जैसे अपन ने डिस्क्लोजर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्या बताया गया था आपको कि आपको इन्वेस्टर को या फिर जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या फिर आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसको आप लोग दिखाना जरूरी है कि बैलेंस शीट वगैरह जो सब आपके अकाउंट्स है, वो लेजर्स है, वो एक ही जगह पे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए आपको दिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं आप दिखा सकते कि मुझे प्रॉफिटेबल मेरा बिजनेस दिखाऊंगा, इससे झूठ रिपोर्ट तैयार करूंगा, झूठा झूठा कैसे भी, कि सामने वाला जो इन्वेस्टर है वो इम्प्रेस हो और उसमें इन्वेस्ट कर दे। ये अवॉइडेशन है लॉ का। आपको ऐसे झूठ झूठ रिपोर्ट्स नहीं तैयार करने हैं, फेक रिपोर्ट्स नहीं तैयार करने हैं। इधर आपको इतना बताया गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब ये जो आप रिपोर्ट्स तैयार करोगे, इसमें आप कौन से पॉलिसीज यूज कर रहे हो, मीन्स कौन से अकाउंटिंग का तरीका यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप डिप्रिसिएशन एसेट का करते हो बराबर, तो वो जो डिप्रिसिएशन करते हो मीन्स एसेट का वैल्यू कम करना। डिप्रिसिएशन का मीनिंग है, मैंने आपको बताया था, एसेट का वैल्यू कम करना। जो चीज में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं जो वापर रहा हूँ, उससे उसके जो लॉसेस हो रहे हैं, उससे उसका जो वैल्यू घट रहा है, उसको मैं फाइनेंशियली मीन्स उसे मैं अकाउंटिंग के दौरान उसकी वैल्यू घटा दूंगा, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। तो वो जो डेप्रिसिएशन करने की मेथड्स होते हैं, तो आप कौन सी मेथड यूज किए हो अकाउंटिंग के लिए, या फिर मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के दो मेथड रहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स। तो आपके बिजनेस के अंदर आप कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंट्स यूज कर रहे हो, वो भी आपको सब वो जो पॉलिसीज है वो आपको दिखाना जरूरी है। इसीलिए इधर कहा गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हो गया। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। जो स्टॉक, इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक, स्टॉक का मतलब आपको तो पता ही होगा, आप बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं। सपोज आपका अभी शोरूम है, अपन ने जब एग्जांपल लिए थे उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आपका शोरूम है, तो शोरूम के अंदर जो अप्लायंसेस पड़े हुए जो आपको सेल करना है, जो आपके गोडाउन के अंदर AC वगैरह, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ है, गुड्स, जो उसी उसी स्टॉक को अपन गुड्स बोलते हैं। AC है, रेफ्रिजरेटर है, अप्लायंसेस है, ऐसी कौन सी भी चीज़ जो बेचकर आप सेल करके आप प्रॉफिट रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उन चीजों को आप गुड्स बोलते हो। गुड्स मतलब मेरे स्टॉक, जिसको, या फिर मेरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल बनाने की कंपनी है मेरी, तो मैं जब मोबाइल बना रहा हूँ मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, वो मोबाइल्स को मैं गुड्स बोलूंगा जो मैं सेल्स कर रहा हूँ और उसके ऊपर रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। अभी अपन किधर थे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मीनिंग होता है स्टॉक। स्टॉक को अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन्वेंट्री बोलते हैं। अभी ये जो इन्वेंट्रीज है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत मुझे कैसे तय करनी है। अभी मेरे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू मैं कैसे तय करूंगा, या तो मैंने जिस वैल्यू पे खरीदी थी वो वैल्यू, या फिर सब मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रही है उस हिसाब से जो भी वैल्यू कम रहेगी। मतलब मैंने सपोज 1 लाख रुपए में खरीदी थी ये चीजें, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और उसकी मार्केट में वही चीजों की प्राइस, अभी वही गुड्स की प्राइस, वही स्टॉक की प्राइस मार्केट में, इन्वेंट्री की प्राइस मार्केट में अभी जो 1 लाख की खरीदी थी
वो अभी 80,000 तक पहुंच गई है। भले मेरा लॉस है लेकिन वो मैं 80,000 ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो इन्वेंट्रीज है वो करंट एसेट में काउंट होते हैं, और करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी हम लोवेस्ट प्राइस कंसीडर करते हैं। लोवेस्ट प्राइस मींस करंट एसेट्स का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो ज्यादा से ज्यादा मेरे बिजनेस के अंदर 1 साल तक रहने वाले हैं। 1 साल के अंदर अंदर उसको राइट ऑफ करूंगा मैं या फिर सेल करूंगा, जो भी है। तो ये इन्वेंट्रीज मेरा स्टॉक है, और स्टॉक तो करंट एसेट में आएगा बिकॉज ये 1 साल से ज्यादा रहने नहीं वाला। तो इसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं स्टॉक को। तो ये स्टॉक जो है उसकी वैल्यू में लोवेस्ट पे लोवेस्ट रखूंगा, मीन्स यार जिस प्राइस पे मैंने खरीदी थी वो कम रहेगी तो वो रखूंगा, या फिर मार्केट में अभी उसका क्या प्राइस चालू है बाहर उस प्राइस के हिसाब से रखूंगा। मीन्स कैसे, अगर मार्केट में कम है, जिस प्राइस पे मैंने खरीदी उससे मार्केट में प्राइस कम चल रहा है उसका, तो वो प्राइस मैं इधर कंसिडर करूंगा और उस पर मैं उसकी एंट्री करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा कि मेरा इतना इतना वैल्यू का इतने इतने अमाउंट का स्टॉक पड़ा है। या फिर मैंने कम में खरीदा था, मतलब मैंने 80,000 में खरीदा था, उसकी मार्केट में भले प्राइस 1.5 लाख चली गई है अभी, लेकिन मैं इसमें इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ 80,000 ही। इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अपने स्टॉक की कीमत वैल्यू करना, क्या वैल्यू डिसाइड करोगे आप, इसी को बोलते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स। ओके, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या, अभी इस साल का, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट ना आपको इसमें तो ज्यादा पढ़ने नहीं मिलने वाला 11th में 12th में। जो आपको एफवाई में वगैरह उसका ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, एफवाई में फर्स्ट ईयर में आपके कौन सा भी ग्रेजुएशन हो उसके फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे डेली के एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, रिकरिंग एक्सपेंस है, या फिर किधर मैंने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो जो भी कैश मैंने जिधर खर्चा हो रहा है कम ज़्यादा डेली का डेली, या फिर मैं किधर पैसे इन्वेस्ट करके रखा हूँ, या फिर मैंने एफडी करके रखी है मेरे बिजनेस के नाम से मेरे बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो वो सबका एक स्टेटमेंट मिला जुला के अपन जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने अकाउंटिंग ईयर आपको बताया था, जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूँ उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, वो भी प्रिपेयर करूंगा, फ्लैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करूंगा। ये इधर बताया गया है कि ये आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये क्या कहता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मतलब, वैसे बहुत बार ये टर्म रिपीट हो चुका है, याद कीजिए। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम करना, डिप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू घटाना। किस हिसाब से घटाओगे वो मेथड्स होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली एक ही मेथड का यूज करना होता है जो आप पहली बार चॉइस करोगे। अभी वो घटाना कैसे है वो सब आपको लेजर में है, लेकिन इधर बताया गया है कि डिप्रिसिएशन का आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, नियम बनाया गया है, उस हिसाब से चीजों का कॉस्ट प्राइस मीन्स आपके एसेट का कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे आप एसेट खरीद रहे हो, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एसेट जिस वैल्यू पे जिस कीमत पे आप वो एसी वगैरह आपके बिजनेस के लिए जब आप खरीद रहे हो, तो उसके इंस्टॉलेशन का चार्ज भी आप उसके मिलाओगे तो उसकी वो कॉस्ट प्राइस हो गई, और उस प्राइस पे आप डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करोगे, हर साल चार्ज करोगे। जैसे आपको पता है, कुछ डाउट है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। तो डिप्रिसिएशन आप उस पर चार्ज करोगे, और वो सपोज अभी 10 साल के लिए आपके बिजनेस में है, तो 10 साल के लिए चलने वाला है ऐसे आपको लग रहा है, तो 10 साल के लिए आप उसका डिप्रिसिएशन और जो कुछ है चार्ज करोगे। या फिर अगले मतलब 10 साल के बाद अगर वो चीज नहीं रहने वाली है सपोज, तो उसको आप राइट ऑफ कर दोगे, निकाल दोगे। ठीक है, इतना ही है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। एक ही मेथड यूज करना है डिप्रिसिएशन के लिए, कंसिस्टेंट रहना है, और डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे करना है। ठीक है, और अभी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8,
अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये R&D का मीनिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मीनिंग आपको शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, इसलिए जानबूझ के मैंने ये लिखा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप क्यों करते हो, मतलब क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अभी आपका एक बिजनेस चालू है, अभी मुझे सपोज ना मेरी मेरा एक फूड सेलिंग का बिजनेस है, मैं FMCG बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें क्या होता है कि सपोज मेरा एक जूस सेंटर है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक जूस सेंटर है जिसमें मैं 10 तरीके के जूस सेल करता हूँ। और मैंने ना नया एक इन्वेंट किया है, या फिर नया जूस मुझे चालू करना है मार्केट के अंदर, तो मैं लोगों को उसका फ्री सैंपल बांटूंगा मिनिमल अमाउंट में, या फिर लोगों को टेस्ट करवाऊंगा, ये लो ये फ्री है, आपने इधर से कुछ खरीदा या ना खरीदा, आपके लिए ये जूस फ्री है। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो, उधर कैश काउंटर पे या फिर एंट्रेंस पे आपको कुछ ना कुछ ये मिलता है ना कि टेस्ट करो, हमारे तरफ से ये फ्री है, और आपका फीडबैक दे दो हमें, कि मुझे पता चले कि मैं नया जो मार्केट में इन्वेंट करके लाने वाला हूँ, वो चीज, वो जो गुड्स है या फिर वो जो प्रोडक्ट है, वो लोगों को कितना पसंद आएगा, वो देखने के लिए मैं उस प्रोडक्ट जो फ्री में बांट रहा हूँ लोगों के बीच में, और उसको फ्री में बांटने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे कॉस्ट लगेगा, खर्चा पड़ेगा ना। उसी को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, कि बाद में मुझे मार्केट में मैं डायरेक्ट एंट्री मारूंगा या फिर डायरेक्ट बिजनेस डाल दूंगा, तो मुझे बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए मैं पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा करूंगा, कि नया प्रोडक्ट मेरे बिजनेस के अंदर अगर मैं ला रहा हूँ, तो लोगों को उसके ऊपर फीडबैक क्या है, लोगों को कितना पसंद आएगा, वो मैं पहले देखूंगा। तो वो जिस साल में खर्चा करूंगा ना, उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री करूंगा। ठीक है, यही बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8 में, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपन खर्चा जिस साल करेंगे, उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही है इधर। देन इधर है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, एक्चुअली ऊपर लिया है नीचे, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इसमें क्या बताया गया है, अकाउंटिंग फॉर टैक्स एंड इनकम। अभी आप जब, सिंपल इसका मीनिंग है, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपके बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग करोगे, वो अकाउंटिंग करोगे तब, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करोगे ना, तब उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो मैं भूल गया, वो मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको वो भी इन्वॉल्व करना है, साल साल हर साल जो भी है। तो गवर्नमेंट को टैक्स जाने वाला है, या फिर आपकी जितनी भी इनकम है वो प्रॉपर उस पर आप दिखाओगे, और उस इनकम के हिसाब से जो भी टैक्स है वो भी मेंशन करोगे, तो वो आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपके ना इजी हो जाएंगे, मीन्स समझने में, और वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा, रिपोर्टेबल हो जाएगा और फेयर लगेगा। ठीक है, यही इधर बताया गया है आपको। फिर है AS9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अभी इसमें क्या करना है आपको, रिकरिंग और कैपिटल। रिकरिंग का मतलब क्या है, जो रिवेन्यू, मतलब क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मैंने खर्चा तो किया, खर्चा किया मैंने, लेकिन किस बात पे मैंने खर्चा किया, मैंने मार्कर खरीदने के लिए खर्चा किया है, या फिर मैं नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ उसके लिए खर्चा किया है, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। वो जानकर उस हिसाब से उसकी एंट्री करनी है, वो बताया गया है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में, जो कि है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। मतलब मुझे जो इनकम मिला है या फिर मैंने जो खर्चा किया है, वो, या मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया आपको खर्चा, अगर मैंने व्हाइट बोर्ड पे खर्चा किया है, तो मैं उसको ऐसा एसेट कंसिडर करूंगा ना, वो मेरे फिक्स टर्म के लिए मेरे बिजनेस के अंदर रहने वाली है ना, मीन्स फिक्स्ड एसेट के अंदर वो जाएगी, वो उसके रिकॉर्डिंग जो है, मीन्स वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वो फिक्स्ड एसेट के अंदर होगा। या फिर वो जो रिवेन्यू का मीनिंग है कि इनकम मुझे मिला, किधर से पैसे मिले, किस बात पे मिले,
मैंने सेल किया, उस पे मिले, वो बार बार मिलने वाले हैं, बार बार हर हर रोज कोई कुछ ना कुछ चीजें सेल होगी, फिर वो इनकम मिलती जाएगी, उसको अपन रिवेन्यू, उसको अपन माने कहेंगे रिवेन्यू इनकम। या फिर कोई ऐसी चीज है, मतलब मैंने बैंक में एफडी करके रखी है बिजनेस के नाम पे, जो एफडी 10 साल के लिए है, तो मैं उसमें ऐसे कर रहा हूँ कि एक ही बार में मुझे उसके पैसे चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर जो रिवेन्यू आ रहा है, या फिर आपका जो मेन बिजनेस है, आपका सेल करने का बिजनेस है, शोरूम के मालिक हो आप, आपका सेल करने का बिजनेस है, या तो सेल करके जो इनकम आ रही है, या फिर रिटर्न आ रहा है, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखी है उसके ऊपर आपको इनकम मिल रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? वही आपको जानकर, उसका डिफ्रेंशिएट कर कर आपको प्रॉपर उसकी एंट्री करनी है। यही बताया गया है रिवेन्यू रिकॉग्निशन में, कि आपको जो रिवेन्यू मिला है वो कहाँ से मिला है। मीन्स आपने सेल करके अगर आप कमाओगे तो सेल तो रोज ही करोगे ना, जो आपको रिटर्न में मिलेगा सेल करने के बाद, वो तो रोज आप बेचने के लिए तो बैठे हो, रोज एक एसी जाएगा, रोज एक रेफ्रिजरेटर जाएगा, वो वाला इनकम है। या फिर एक ही बार में आपने जो इधर इन्वेस्ट करके रखा है, एफडी बना के रखी है, उससे इनकम आया है। एक ही जगह पे थोड़ी लिखोगे दोनों इनकम, ये इनकम अलग, ये इनकम अलग। यही बोलना चाहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। देखते हैं आगे। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था मैंने आपको फिक्स्ड एसेट का। अभी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसी करनी है आपको, यही कायदा उन्होंने रूल बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट की, सपोज मेरा व्हाइट बोर्ड है, अभी उसकी व्हाइट बोर्ड की मैं अकाउंटिंग कैसे करूँगा? इसमें हर साल डिप्रिसिएशन करूँगा, या फिर इसमें कुछ रिपेयरिंग का खर्चा आएगा तो वो भी मैं उसमें जोड़ता रहूँगा। वही है कि फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। डिप्रिसिएशन का खर्चा मैं उसमें माइनस करता रहूँगा, रिपेयरिंग का खर्चा उसमें डालता, इसमें रिकॉर्ड करता रहूँगा, और फिर उसकी अलग भी एंट्री होगी। वही है कि फिक्स्ड एसेट की, फिक्स्ड एसेट सपोज एसी भी है, एसी का अचानक मैंने खरीदा, वो कॉस्ट पहले उसके एंट्री होगी, फिर उसमें जो हर साल उसकी कीमत घटती जाएगी तो उसकी वैल्यू में माइनस करता रहूँगा। और सेकेंड थिंग कि उसमें जो अगर अचानक से एसी कूलिंग करना बंद कर दिया तो आप उस पर खर्चा करोगे, रिपेयरिंग वर्क आएगा, तो रिपेयरिंग का खर्चा वो भी ऐड करोगे ना। तो वही है फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग, आपको ऐसे ऐसे करनी है, ये सब चीजें इन्वॉल्व करके चलना है। यही बताया गया है फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट से आपके बिजनेस के लिए कोई सब्सिडी मिली तो, या फिर कुछ चीज़ें आपको मिल गई बिजनेस के लिए, बिजनेस को अभी जैसे कि अपनी गवर्नमेंट है जो आपको बिजनेस के लिए इनकरेज कर रही है कि बिजनेस करो, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन बिजनेस आप जॉब से निकल के, जॉब से बाहर निकलो और बिजनेस करो। बिजनेस के लिए आपको एनकरेज कर रही है, तो गवर्नमेंट आपको अलग अलग सब्सिडीज देती है, अलग अलग पॉलिसीज बनाती है आपके जो फायदेमंद हो, और जिससे इनकरेज होकर आप बिजनेस करने की सोचो, आपको ज़्यादा हेडेक ना हो, इसके लिए बिजनेस आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लेकिन वो गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए जो भी आपको अकाउंटिंग जरूरी है, या फिर आप जैसे कि आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आपके अगर बिजनेस का इतना इतना रहेगा टर्नओवर वगैरह, तो आपको इसमें इतनी छूट मिलेगी, जीएसटी में, टैक्स में, कुछ भी हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ऐसे नहीं कि यही होगा ऐसे ही होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको सब्सिडी अगर चाहिए तो गवर्नमेंट को क्या क्या आपको स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे दिखाने हैं, आपका इतना टर्नओवर, वो कंडीशंस रहती है, वही बताया गया है कि उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग में वो दिखाना जरूरी है। ठीक है। और देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप किधर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस के अकाउंट पे एफडी बना के रखी है, या फिर बिजनेस के नाम पे आपने किस शेयर मार्केट से शेयर लिए हैं, किस कंपनी में पर आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने कोई ऐसे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके रखे हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके उसके ऊपर आपको जो भी इनकम होगी वो
अलग से उस इन्वेस्टमेंट में दिखाई जाएगी। वही कहना चाहते हैं कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको वही बताया गया है, वही रूल्स आपको बताए गए हैं कि कैसे उस इन्वेस्टमेंट पे, मीन्स इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होगा वो आपको किधर कैसे किधर क्या दिखाना है, वो अलग दिखाना है आपको, उसको अलग रिकॉर्ड करना है, वही है। बाकी कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे सिर्फ आपको इनको मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की अकाउंटिंग करनी है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही अपने चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपको इधर सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको हमेशा ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके, और डेली अपडेट के कारण आप डेली के डेली स्टडी करते रहो, आप किधर रुको नहीं। और ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको ये इजी वे में और शॉर्ट में समझ में आए, नहीं कि पूरा पूरा अपन चैप्टर पढ़ते बैठोगे। बस इतना ही मेरा मोटिव है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।